इसराइल और हमास के बीच जंग 8 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसराइल के दौरे पे थे और उसके बाद उनका प्रोग्राम था कि बाकी अरब ममालिक के नुमाइंदों के साथ कहीं जो किंग हैं या राजा हैं या जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस अपने आप को इस मीटिंग से बाहर कर लिया, जिसमें पहले ये प्लान था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है बाकी अरब ममालिक के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करेंगे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से जानकार ये आशंका जता रहे हैं कि इस जंग में जो इतने दिनों से चल रही है, क्या ये सिर्फ इसराइल और हमास की ही जंग रह जाएगी या बाकी पश्चिमी एशिया के मुल्क भी इसमें शामिल होंगे या कोई दूसरे विदेशी मुल्क भी इसमें शामिल होंगे या नहीं। समझने की कोशिश करते हैं कि इसराइल के आसपास कौन से अरब ममालिक हैं, उनके साथ इसराइल के रिश्ते कैसे हैं, उन ममालिक के रिश्ते अमेरिका के साथ कैसे हैं और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इन सारे ममालिक को, इन सारे देशों को जंग में कूदने से रोक पाएंगे या नहीं। सबसे पहला मुल्क जिसका नाम बार बार आ रहा है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और इसराइल की संबंध को सुधारने के लिए जो बाइडन बहुत दिनों से लगे हुए थे, लेकिन जब से हमास का हमला हुआ है तब से सऊदी अरब ने इसराइल के गाजा पट्टी में बमबारी की तीव्र आलोचना की है। कई बयान जो है वहां की रॉयल फैमिली की तरफ से इशू किया गया है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया गया है, जिसमें इसराइल को यह हिदायत दी जा रही है कि आप गाजा पट्टी में बमबारी को रोकें और वहां पर राहत सामग्री का जो सामान लोगों के लिए जाना चाहिए वो उसको जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। अमेरिका के रिश्ते सऊदी अरब से बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं और इसी वजह से वो अमेरिका जो है सऊदी अरब से इन चीज़ों की नेगोशिएशंस कर रहा था कि उसके संबंध इसराइल से भी बेहतर हो जाए। लेकिन फिलहाल हमास के इस आतंकी हमले और इस जंग के बाद उसके आसार बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं और फिलहाल सऊदी अरब किसी लड़ाई के पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन वो सबसे ताकतवर अरब मुल्कों में से एक है और उसको इस्लामिक वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में भी उसको एक ओहदा मिला हुआ है, क्योंकि वहां पर लोग पिलग्रिम के लिए जाते हैं, मक्का और मदीना जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक पोजीशन है मुस्लिम वर्ल्ड में और उनके तरफ से फिलहाल सिर्फ आलोचना भर के जो बयान है वही आ रहे हैं। वो अभी किसी तरह से जंग की बात नहीं कर रहे, लेकिन मध्यस्थता और शांति की बात कर रहे हैं। वही हाल जो है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का है। वहां की भी जो रॉयल फैमिली है उसने भी इसराइल के इन हमलों की मजम्मत की है, आलोचना की है। अब आते हैं कि क्या जो मुल्क इसराइल के आसपास हैं वो क्या कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम हम पहले दिन से सुन रहे हैं इजिप्ट का, यानी मिस्र का। मिस्र की सीमा जो है इसराइल से भी लगती है और गाजा पट्टी से भी लगती है। ऐसे में पहले दिन से ही ये बात हो रही थी कि गाजा पट्टी में जो शरणार्थी हैं या जो लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ जिनको इसराइल के कहने पे मूव किया गया है, क्या वो मिस्र की सीमा में जा सकते हैं या मिस्र के इलाके में जा सकते हैं। इस पे पिछले 24 से 48 घंटों में कई तरह के बयान और रिपोर्ट्स आए। पहले ये बात हुई थी कि अमेरिका ने इसराइल और इजिप्ट को मना लिया है कि अमेरिकी नागरिक या विदेशी नागरिक जो हमास के कब्जे में हैं या जो शरणार्थी हैं वो मिस्र के बॉर्डर की तरफ चले जाएंगे या मिस्र अपने बॉर्डर का द्वार खोल देगा, लेकिन उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। हालांकि अमेरिका अभी भी कह रहा है कि मिस्र से बात हो गई है। मिस्र के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि अमेरिका इसराइल ने उनके रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पे जहां से गाजा के लोगों को आना है उस पर इतनी बमबारी की है कि अब वो चालू नहीं है या ऑपरेशनल नहीं है, उसको खोला नहीं जा सकता है। इजिप्ट पहला मुल्क था अरब ममालिकों में से जिसने इसराइल के साथ अपने रिश्ते सुधारे थे और इंटेलिजेंस शेयरिंग और हर तरह की ताल्लुकात उसके इसराइल के साथ हैं और एक वो बहुत ट्रस्टेड पार्टनर इसराइल का मिडिल ईस्ट में माना जाता रहा है। लेकिन फिलहाल के जैसे हालात हैं कि इसराइल खुद उन्हीं के बॉर्डर पे बम गिरा रहा है, तो ऐसे में मिस्र के लोकल लोगों की तरफ से भी प्रोटेस्ट हुआ है कि वो मिस्र के हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा के लोगों को अपने यहाँ ले या कम से कम गाजा की मदद करें। लेकिन मिस्र की तरफ से बयान आया है कि वो किसी भी शरणार्थी को अपने इलाके में नहीं लेंगे। उसके दो कारण हैं। मिस्र का एक तो ये मानना है कि वो इस फैसले से कि वो शरणार्थियों को अपने यहाँ आने दे, कहीं भी इसराइल के साथ खड़ा होना दिखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर इसराइल फिलिस्तीन या इसराइल और अरब देशों की जंग की हिस्ट्री देखें, उसकी तारीख देखें, तो अक्सर ऐसा होता था कि जब जंग लगती थी तो लोग अपने गांव को छोड़ते थे सेफ्टी के लिए और उनको यही आश्वासन दिया जाता था कि वो जंग खत्म होने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन हर जंग के बाद इसराइल ने ऐसे लोगों को, ऐसे शरणार्थियों को वापस आने नहीं दिया और उनकी ज़मीन हथियाता गया। ऐसे में मिस्र कभी नहीं चाहेगा कि वो ऐसे इस परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखे कि शरणार्थी उसके इलाके में तो आ जाएं लेकिन वो वापस गाजा पट्टी ना जा सकें। दूसरा खतरा मिस्र को ये भी है कि कहीं शरणार्थियों के नाम पे उनको आतंकी बताकर इसराइल मिस्र के इलाके में बमबारी ना करने लग जाए। तो दूसरा कारण है कि मिस्र जो है कभी नहीं चाहता कि ना वो बॉर्डर क्रॉसिंग खुले, ना शरणार्थी उसके यहाँ आए और ना ही इसराइल उनके यहाँ बमबारी करे।
लेकिन जंग के लिए क्या वो तैयार हैं? अभी तक मिस्र ने ऐसे ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं दी है। अभी भी मिस्र की तरफ से भी मध्यस्थता की बात और शांति बनाए रखने की बात हो रही है। दूसरा मुल्क जो है वो अपने नॉर्थ की तरफ जो इज़राइल की नॉर्थ की तरफ होता है वो लेबनान है। लेबनान में हिज़्बुल्लाह एक आतंकी संगठन है जिसको ईरान का समर्थन हासिल है, हालाँकि हिज़्बुल्लाह लेबनान की सरकार में भी शामिल है। हिज़्बुल्लाह ने जब से जंग शुरू हुई है कई बार इज़राइल के सीमा में, उत्तरी सीमा की तरफ से कई हमले किए हैं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में। वहाँ हिजबुल्लाह के कुछ लोगों को मार भी गिराया है और हिजबुल्लाह का भी कहना है कि इजराइल में कुछ लोग घायल हुए हैं उसकी बमबारी से। हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई डायरेक्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से, ईरान की सरकार जो है वहाँ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल गाज़ा पट्टी में बमबारी नहीं रोकता है तो हम ज़रूर इस जंग में कूदेंगे। लेकिन जानकार बताते हैं कि ईरान, क्योंकि उसकी सीधी कोई बॉर्डर शेयरिंग इजराइल के साथ नहीं है, कोई सीमा नहीं लगती है, तो वो हिजबुल्लाह के कंधे पर ही रखकर गोली चलाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह इस पूरे जंग में कितनी ताकत से कूदता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी सिर्फ इन समान देशों की तरफ से बयानबाजी ही हो रही है। लेकिन इजराइल के लिए टू फ्रंट वॉर भी आसान नहीं होगा। एक तरफ उसके 1300 लोग उस आतंकी घटना में मारे गए हैं। ज़मीनी कार्रवाई अभी तक इजराइल इसलिए नहीं कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको ये भी डर है कि अगर उसके ट्रूप्स, उसके लोग, उसके फौजी गाज़ा पट्टी में घुसते हैं और दूसरी तरफ अगर लेबनान अटैक कर देता है तो फिर क्या होगा। क्योंकि इजराइल और लेबनान की जो 1982 की लड़ाई है वो कई सालों तक चली थी और उसके बाद इजराइल को लेबनान के सीमा को छोड़कर वापस मुड़ना पड़ा था, तो उसकी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। दूसरा मुल्क है ईरान, लेबनान और सीरिया के बाद अगर किसी मुल्क की हम बात करते हैं तो वो टर्की भी है। टर्की के साथ कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, लेकिन मुस्लिम मुल्क होने की वजह से वहाँ पर भी लोगों का प्रेशर है कि वहाँ के नुमाइंदे जो हैं वो इजराइल के खिलाफ या तो लोगों की, गाज़ा पट्टी के लोगों के सपोर्ट में कुछ कहें या कुछ करें। और पिछले 24 घंटे में कई ऐसी खबरें आई हैं कि अरब ममालिक में अमेरिका, यूके, फ्रांस या इजराइल के अगर दूतावास है तो वहाँ भी बाहर कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो ऐसे में जो बाइडन, जो अब अमेरिका से इजराइल आए और उसके बाद आगे वो अरब ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन ममालिक को, इन देशों को वो कैसे इस जंग में कूदने से रोक पाते हैं।